अगर मैं आपको बोलूं कि पूरा का पूरा जो लोकेशन सिस्टम है इसको बस केवल दो नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको यह सुन के कैसा लगता है? विश्वास मानिए, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। आइए मैं आपको बताता हूं कि यह कितना पुराना सिस्टम है किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये एक ग्रिड लाइन सिस्टम है जो कि मैप पे, ग्राफ पेपर पे, इन चीजों पे डिस्कस किया जाता है। ये जो आइडिया है ना, ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये कोई नया मैथमेटिक्स नहीं है, ये बहुत पुराना मैथमेटिक्स है। सिंधु साबरमती सिविलाइजेशन जो थी ना, उस टाइम पे जितने भी जो घर बने हुए होते थे वो सब ऐसे ग्रिड लाइंस में बने हुए होते थे। ग्रिड लाइंस का क्या मतलब होता है कि एक प्रॉपर, मैंने यहां पे अगर मान लो मैं ड्रॉ करूं तो ये कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे मान लो ना लाइंस बने हुए हैं, ऐसे लाइंस बने हुए हैं, और यहां पे घर है, यहां पे एक घर है, यहां पे एक घर है, ठीक है। ये एक ग्रिड में बने हुए हैं, दिख रहा है आपको? यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो ये इस तरीके के लाइंस में बने हुए मिलेंगे ऐसे, ठीक है। मैं यहां पे एक इमेज डाल दूंगा। हमारे यहां पे एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था व्यवधाना। व्यवधाना जो है ना, ये अर्ली ज्योमेट्री आइडिया इन्होंने ही दिया था। उसके बाद आर्यभट्ट आए जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके, उस समय तो कोऑर्डिनेट नहीं बोला जाता था, लेकिन उस समय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके स्टार्स के लोकेशन का स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि कितना ग्रेट हमारा इंडिया पुराने टाइम पे भी था। अब उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मगुप्त जो कि अगेन एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे इंडियन, जिन्होंने जीरो और निगेटिव नंबर्स का इन्वेंट किया। उसके बाद ना लोकेशन को लोकेट करना, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना बहुत आसान था। उसके बाद लेटर ऑन कई सालों के बाद अल बिरोनी, नाम याद रखिएगा, और उमम ख्याम जो कि मैथमेटिक्स को यूज करके लोकेट कर पा रहे थे, मतलब इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके ना पोजीशंस लोकेट कर पा रहे थे। अब ये पोजीशंस को लोकेट करना इतना खास क्यों था? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि आज भी जब हम किसी लोकेशन मैप, गूगल मैप की बात कर रहा हूं मैं, अगर हम उनके पीछे की टेक्नोलॉजी को समझे ना, तो वो भी यही मैथमेटिक्स के सिस्टम को यूज करते हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फाइनली एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था डिस्कार्ड्स, जिन्होंने मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम को और आगे लेके गए, जिसको हम अभी जानते हैं ना कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये कौन थे? इनका नाम था डिस्कार्ड्स, ठीक है। तो ये था इनका एक छोटा सा हिस्ट्री इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो ना, तो आप नई वाली जो एनसीईआरटी आई है, इसको आप एक बार स्टडी करना, एक बार रीड कर लेना, आप देखोगे कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ना इन चीजों को वहां पे भी बताया गया है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं आगे। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आपको आगे चल के ना हर जगह पे, क्लास 10th में भी, क्लास 11th में, 12th में, हर जगह कोऑर्डिनेट सिस्टम को जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो ये चैप्टर जो है ना, ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर उन सब का बेस हो सकता है। तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, बड़े ध्यान से इसको समझते चलिएगा, लिखते भी चलिएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वाली बात तो हो गई, हालांकि वो एग्जाम में नहीं आता है, बट चलो ठीक है, यहां से चैप्टर की स्टार्ट होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं ना कि किसी भी लोकेशन को आप 2 पॉइंट से लोकेट कर सकते हो, तो देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं। मान लो मुझे बात करनी है कि ये पॉइंट की, ये पॉइंट, तो आप क्या बोलोगे कि ये पॉइंट है 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, और यहां क्या आ गया 1 2 3 4, और ये है 5। तो देखो एक्स एक्सिस ये जो है ना, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे ये कितने दूरी पे है? देखो ये वाला से यहां से ऐसे जोड़ लेना, ठीक है, ऐसे। तो कितना हो गया? 3। तो पहले आप लिख दो 3। उसके बाद आप वाई की तरफ देखना कि ऐसे करके लाइन बनाना, देखना कहां पे ये हो रहा है, कहां पे ये मतलब मिल रहा है। तो आप क्या बोलोगे? इसको हम, इस लोकेशन को हम क्या बोलेंगे? 3,5। अच्छा मान लो अगर आपको ये लोकेशन के बारे में बात करनी है, तो क्या बोलोगे? देखो इधर तो आ रहा है 1, और इधर वाई एक्सिस पे कितना आ रहा है? 2, तो आप क्या बोलोगे? 1,2। अच्छा जरूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव ही हों, आप ना यहां पे भी कर सकते हो, जैसे दिस वन इज -1, दिस वन इज -2, ये -3 है। इधर भी आपको पता है नीचे के साइड में माइनस में लिखा है -1 -2 -3 -4, ऐसे करके कुछ दूर तक मैंने लिख लिया। मान लो मुझे इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो क्या आप बोलोगे बताओ? पहले आप देखोगे कि एक्स एक्सिस पे कितना दूरी पे है ये, तो हम क्या बोलेंगे? -3। उसके बाद आप वाई एक्सिस वाली बात कर लेना, वाई पे देखो किधर है, ये है इधर, मतलब -4। तो आप इस तरीके से ना उसके लोकेशन के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है।
तो ये लोकेशन अगर आपको समझ में आ चुका है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं आगे अब एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, और देखते हैं वहां पे भी एक मैप जैसा चीज दिया हुआ होगा और उसके बारे में हमको बात करनी होगी। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन पे। दिख रहा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन? देखो हम लोग को यहाँ पे बोला हुआ है कि रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियानाज रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? लेफ्ट वॉल मतलब वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वाई एक्सिस, ये वाला। एक काम करते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से ये जो डोर है ये कितनी दूरी पे है? देखो वाई एक्सिस कहां से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ये जीरो से लेके -8 तक। आपको दिख रहा है ये वाला बात? देखो ये हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, ये ठीक है। कहां तक दिख रहा है? -8 तक। तो हम बोलेंगे कितना दूरी पे है ये, तो हम बोलेंगे पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर या 8 यूनिट। सेंटीमीटर नहीं लिखा है ना, सेंटीमीटर या मीटर नहीं लिखा है, तो आप यूनिट लिख दो कि जो भी यूनिट होगा। उसके बाद बोला है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ये डोर कितनी दूरी पे है? अब एक्स एक्सिस से तो कुछ भी दूरी पे नहीं है। देखो तो ये एक्स एक्सिस है, इसी पे तो चिपका हुआ है, तो इसी पे ये चिपका हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, 0 यूनिट। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है मैंने, 0 यूनिट। बोलता है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हमने दोनों के आंसर लिख दिया। वाई एक्सिस से ये कितनी दूरी पे है, 8 यूनिट पे है, और एक्स एक्सिस से 0 यूनिट पे है। ओके, अगला क्या बोलता है ना कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 का कोऑर्डिनेट कितना है? देखो यहां पे D1 आपको दिख रहा है, ये कहां गया, ये दिख रहा है आपको D1। तो D1 जो है वो कितनी, क्या है उसका कोऑर्डिनेट, 8। तो 8 क्या आप बोलोगे, -8, 0। सो ये D1 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये है +8, मतलब यहां पे आ जाएगा 8, 0। 8 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि x दूरी कितनी है, 8 है। y मतलब ना तो ये ऊपर है x से, ना तो ये नीचे है, तो यहां पे क्या बोलेंगे, 0। तो 8 क्या हो गया, 0। एक चीज ध्यान रखना, अगर x एक्सिस की बात हो रही है, ऑन x एक्सिस लिख देता हूं यहां पे, ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। ठीक है, और अगर y एक्सिस, यहां लिख देता हूं कि ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो x एक्सिस पे, जैसे यहां पे याद है मैंने ग्राफ बनाया था, तो अगर ये ग्राफ बना हुआ है तो ये क्या है, x एक्सिस है। यहां पे दिख रहा है ये x एक्सिस। तो x एक्सिस पे अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, मान लो ये पॉइंट लिया मैंने, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4, 0, मतलब y वाला हिस्सा हमेशा क्या होगा, 0। अगर मैंने मान लो y एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये मैंने चूज किया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 3, मतलब y एक्सिस पे x वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पे y वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। बोलता है कि इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, O, ठीक है, O मतलब 0। बोलता है हाउ विड्थ इज द डोर। अगर सोचो कि R1 जो पॉइंट होता, वो अगर R1 पॉइंट है 11.5, ठीक है, तो देखो ये था ना अपना डोर, जिसका पहला वाला कोऑर्डिनेट कितना है, देखो यहां पे ये D1 कितना है, ये है 8, 0, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट कितना है, बोलता है 11.5, 0। तो दोनों के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, देखो 8, 9, 10, 11, 3.5 यूनिट। तो कितना हो जाएगा इसका कि 3.5 यूनिट। और क्या बोला हुआ है कि डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। ऑब्वियसली अगर ये 3.5 फीट का है ना, तो ये क्या है, ये कंफर्टेबल है। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम, विल ही सी बी एबल टू डू इजिली। 3.5 फीट जो है ना, वो क्वाइट कंफर्टेबल गैप है। ठीक है, इसमें ना कोई भी अगर डिसेबल पर्सन है जो व्हील चेयर पे है, वो आसानी से एंटर कर सकता है। तो हमको लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। लगता है नहीं, ये कंफर्म यस होना चाहिए, यस। ठीक है, तो मैंने इसकी दूरी आपको बता दिया कि डोर का विड्थ कितना है, 3.5। चलो अब ना यहाँ पे फोर्थ पार्ट क्या बोला हुआ है कि इफ B1 दिया हुआ है 0, 1.5। देखते हैं B1 कहां पे है। देखो ये है B1, कहां लिखूं मैं, इधर ये रहा, हाँ ये है B1।
और यहां पे है B2। एनीवे देखते हैं B1 और B2 हम लोग को दिया हुआ है। B1 का कोऑर्डिनेट कितना है, बोलता है 0, यहां पे लिखता हूं, ठीक है। B1 का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 0, 1.5। और B2 का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, B2 दिया हुआ है 0, 4। बोलता है रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम। अब एक बात बताओ कि ये जो बाथरूम का जो डोर है, यहां लिख रहा हूं मैं, डोर जो होगा वो कैसा होगा, तो हम बोल रहे हैं कि ये हो रहा है अपना 4 - 1.5, कितना हो जाएगा ये 2.5 यूनिट। अब यूजुअली ये सब तो फिट में होते हैं, बट यहां पे नहीं लिखा था कि फिट है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये इतना यूनिट। अब मुझे बताओ, जो मेन डोर था वो था 3.5 यूनिट का, और बाथरूम का जो डोर है वो है 2.5 यूनिट का, तो ये वाइडर हुआ कि नैरो हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज नैरो, नैरो, ठीक है। और ये कहां पे ये सब हमने कैलकुलेट किया है, तो ये चाहो ना तो ये वाला यहां पे इसका रीजन लिख देना, और वहां पे फाइनल आंसर क्या लिख देना कि ये नैरो होगा। क्या ये ग्राफ देख के ये सब बातें आपको समझ में आ गई? तो आओ मैं आपको ना पहले एक ग्राफ के ऊपर लेके चलता हूं, और ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा। देखो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। यहां पे दिख रहा है आपको वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, चीजों को मार्क करते हैं। जैसे मान लो मैंने दो दो घर लिया है, ये हो गया 1, ये इधर दूसरा घर ले लिया मैंने, देखो 2 घर के बाद 2, यहां पे हो गया 3। तो इक्वल इक्वल दूरी पे ना आप यहां पे मार्क करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके ग्राफ में मोटा मोटा जगह है, तो एक एक घर को ही एक एक मार्क कर लेना। मेरे यहां पे ना, यहां पे जो ग्राफ मैं लिया हूं ना, ये क्या है कि थोड़ा पतला सा है, तो मैं यहां पे 2-2 घर करके मार्क कर रहा हूं। दिख रहा है, यहां पे ले लिया मैंने 6, यहां पे ले लिया मैंने 8। अगेन देखो इस तरफ भी ना आपको ऐसे ही लेना है कि ये ले लिया मैंने 1, ये हमारा हो गया 2, केयरफुली, ओके, ये हो गया हमारा 3, ये हमारा हो गया 4 एंड सो ऑन। यहां पे अब मैं जल्दी जल्दी इसको लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां देखो, ये जो नीचे मैं लिखूंगा ना, ये वाई एक्सिस का निगेटिव होगा। ये लिखा मैंने -1, ये लिखा मैंने -2। सो ये मैंने वाई एक्सिस पे सारे माइनस वाले भी दिखा दिया। अब एक्स एक्सिस पे भी माइनस वाला देखो, ये लिखते हैं -1, देखिए आपको। अब अगर मैं मान लो कि लोकेट करना चाहता हूं कुछ पॉइंट्स को, जैसे मान लो मैं लोकेट करना चाहता हूं 1, 2 को, तो एक्स एक्सिस पे 1 देखो कहां पे है, ये रहा 1। वाई एक्सिस पे 2 कहां है, यहां पे। तो इसको ना ऐसे करके ड्रॉ करो, ठीक है, यहां पे ऐसे करके आ गया। ये पॉइंट जो है ना, ये क्या कहलाएगा, 1, 2। अगर मान लो मुझे लोकेट करना है, यहां पे लिख रहा हूं मैं कि -2, 3, तो क्या करूंगे, देखो x किधर -2 है, पहला वाला पता है ना, इसको पहला वाला जो लिखा होता है ना, इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो गया, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। तो पहले क्या मार्क करना है, -2 देखो कहां पे है, ये रहा -2, और 3 बोला है, 3 कहां पे, यहां पे। तो ये दोनों कहां पे जाके मीट करेंगे, ये पॉइंट दिख रहा है, देखो ये -2 वाला पॉइंट को मैंने ऊपर बढ़ाया, इधर 3 वाले को बढ़ाया, तो ये जो पॉइंट मिला ना, इसको क्या बोलते हैं, -2, 3, ठीक है। अब देखो इसको ना, ये जो एक्स वाई प्लेन है, इसको बहुत नामों से बुलाया जाता है। जैसे इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम एक ही चीज को बताते हैं। और ये जो मैंने 4 हिस्से में, पूरे ग्राफ को 4 हिस्से में बांटा है ना, जैसे देखो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 1/4, 1/4। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंट है, 1, 2 एंड 3 एंड 4। ध्यान से देखना, यहां पे जो मैंने पॉइंट मार्क किया, ये देखो पहला भी पॉजिटिव था और दूसरा भी पॉजिटिव ही है। सेकंड वाले में देखो मैंने मार्क किया था ना -2 और 3, तो मतलब पहला निगेटिव आएगा, एक्स वाला निगेटिव आएगा, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव। उसी तरीके से थर्ड में ना दोनों निगेटिव होंगे, और फोर्थ में एक होगा पॉजिटिव, मतलब एक्स वाला होगा पॉजिटिव और वाई वाला होगा निगेटिव। क्या आपको यह समझ में आ गया? चलो अब ना कार्टेशियन प्लेन वाली बात आपको समझ में आ गई, क्वाड्रेंट समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं ये मार्क करना अगर आपको समझ में आ गया, तो अब हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस लेते हैं।
इस क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले ना एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहता हूं कि अगर मान लो ये पॉइंट को मार्क करना है, देख रहा है ये पॉइंट, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट, चूंकि ये एक्स एक्सिस पे है ना, तो इसका वाई वाला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो ये क्या कहलाता है, 6,0। अगर मान लो इस कोऑर्डिनेट को मैंने मार्क किया, ये पॉइंट को, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये वाई एक्सिस पे है ना, इसलिए एक्स वाला हिस्सा इसका 0 होता है और वाई जैसा लिखा हुआ था वैसे ही। मतलब एक्स एक्सिस पे हो तो वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई एक्सिस पे हो तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। याद रखना, मुश्किल तो नहीं है। गुड, अब चलते हैं आगे, मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, लेकिन क्वेश्चन करने के पहले ना एक नए वाले बुक में ना इस तरीके से एक पूछा होता है कि थिंक एंड रिफ्लेक्ट, इसके बारे में सोचो और इसका आंसर दो। तो देखो क्या बोला है, बोलता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। मैंने अभी बताया ना कि वाई एक्सिस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, वो क्या होता है, 0 होता है। फिर बोला है कि इज देयर एनी सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है भाई, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। डज पॉइंट क्यू वाई कॉमा एक्स एवर कोइंसाइड विथ पॉइंट एक्स कॉमा वाई। समझ रहे हो, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहां पे, ठीक है, यहां लिखता हूं एग्जाम्पल, मान लो ले लिया मैंने 2,3 और एक दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने 3,2। तो क्या ये दोनों एक ही पॉइंट को बताते हैं? चलो मैं देख करके बताता हूं क्या क्या लिया था, 2,3 एंड 3,2। तो देखो 2,3 कहां पे आता है, देखो 2 यहां पे है और 3 यहां पे है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। बोलो समझ में आता है ये वाला बात? इसको क्या बोलते हैं, 2,3। अब कोई बोलता है कि भाई हमको 3,2 भी लेके बताओ, तो 3 वाला तो यहां से ऊपर उठेगा और 2 यहां पे आएगा। क्या ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर छुप जा रहे हैं? नहीं, अलग अलग है। तो यही आपसे पूछा था कि क्या x, y और y, x दोनों कोइंसाइड होंगे? जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई आपको कैसे करना है, जैसे अब मैंने ग्राफ पेपर बनाया, ग्राफ पेपर पे जाके दोनों पॉइंट को एग्जांपल लेके वहां पे मार्क करना और बोलना कि दे आर नॉट कोइंसाइडिंग। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं कि दे विल नॉट कोइंसाइड। क्लियर? अब देखो फोर्थ क्या बोलता है ना, फोर्थ वाला क्वेश्चन यहां पे मैं लिखूंगा, ठीक है, यहां पे क्या बोलता है कि x और y इक्वल नहीं है, तो x, y और y, x भी इक्वल नहीं होंगे। सही बात है, जैसे देखो x और y अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया x की जगह पे 2, y की जगह पे क्या ले लिया 3, तो क्या 2,3 और 3,2 इक्वल होंगे, बताओ? तो ये नहीं होगा इक्वल, तो मैं इसको नहीं मार्क कर देता हूं। तो बोलता है कि अगर x, y, जैसे 2x, y ही लिखता हूं, ठीक है, x, y और y, x अगर इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब पक्का है कि x और y दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। जैसे 1,1 लिखूं या फिर बाद में जो 1 लिखा है उसको मैं पहले लिख दूं, मतलब अगेन 1,1 आएगा, तो ये कैसा होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसी को बोलता है कि इफ x इज इक्वल टू y इज दिस क्लेम ट्रू, तो हम क्या बोलेंगे, यस। अगर x और y इक्वल हो जाएं, जैसे 2,2, तो क्या होगा, इसको उल्टा भी लिखोगे तो भी कहलाएगा 2,2, और ये दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल ही होंगे, एक ही पॉइंट को बता रहे होंगे। तो ये थिंक और रिफ्लेक्ट वाली बात ना यहां पे क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, एक्सरसाइज 1,1.2। अब देखो 1,2 क्या बोलता है कि पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है, ले लिया मैंने ये वाला। बोलता है कि ऑन अ ग्राफ शीट मार्क x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड द ओरिजिन O, मार्क पॉइंट -7, 0, 13, 0 ऑन द x एक्सिस। तो ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है। अब ये ग्राफ पे हमको क्या बोला हुआ है, देखो वापस बोलता है कि 7, पहले तो मार्क करना है भाई x एक्सिस, y एक्सिस। देखो यहां पे ना मैं ऑलरेडी बना के रखा हूं, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो नीचे में बना हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस। और ये जो ऊपर की तरफ बना हुआ है ना, ये वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, y एक्सिस। और ये जो होता है ना बीच में जहां पे कट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ये होता है 0, 0। ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, 0, 0। अब क्या मार्क करने के लिए बोला है, और वो बोला है x एक्सिस पे मार्क करो। बोलता है -7, 0 एंड 13, 0। -7, 0, तो एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं
कि ये होगा 1, तो ये मैंने ना यहां पे मार्किंग लिख लिया है, ठीक है। अब क्या बोला हुआ था एक बार वापस पढ़ लेते हैं, -7, 0 एंड 13, 0। -7, 0 कहां आएगा? देखो जीरो जब भी बोल दिया, y वाला कोऑर्डिनेट 0 है मतलब x एक्सिस पे ही आएगा, तो क्या हो गया ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, ये -7, 0। दिस इज -7, 0। और दूसरा क्या बोला है 13, 0। देखो 13 के लिए तो यहां पे फिर मुझे लिखना चाहिए था 11, फिर यहां कहीं जाके होगा 12 और यहां कहीं जाके 13 आएगा, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसको क्या बोलेंगे, दिस इज 13, 0। अगर ग्राफ थोड़ा बड़ा होता तो मैं वहां पे दिखा भी देता, लेकिन कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट हमने मार्क कर लिया। और क्या मार्क करने के लिए बोला है, देखो बोलता है हम लोग को कि एंड फ्रॉम 0, ऑन द एक्स एक्सिस हो गया, एंड फ्रॉम -0, -15 एंड 0, 12 ऑन वाई एक्सिस। क्या 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 0, 15, 0, -15 एंड ओ, ये दोनों हम लोग को मार्क करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फटाफट ना मैं यहां पे भी मार्किंग लिख लेता हूं। अब देखो हम लोग को मार्क करने के लिए क्या बोला है कि 0, -15, तो 0, -15 बोला है अगर, तो स्टार्ट याद है कि x एक्सिस पे 0 है मतलब ऑन x वाला कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब y एक्सिस पे ही आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट जो है ना, दिस इज 0, -15। और एक चीज बोला है हम लोग को कि 0, 12 पुट करने के लिए, तो देखो 0, 12 कहां आ जाएगा, 0 है स्टार्टिंग में, मतलब x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 0 है तो ऑन y एक्सिस ही होना चाहिए, तो मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं, दिस इज 0, 12। ये बात हम लोग को ना अच्छे से समझ में आना चाहिए कि मार्क कहां कहां करते हैं। और क्या पूछा है देखो, और क्या बोला हुआ है ना कि हर एक 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेने के लिए बोला था, मान लिया हमने कि 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया था, ठीक है। तो ये ग्राफ वाली बात हो गई। अब देखो क्या बोला हुआ है इसका अगला हिस्सा, यहां पे आते हैं। देखो उन्होंने क्या बोला है ना कि हमको यहां पे मार्क करके बताओ कि 8,9 कहां पे पड़ेगा ये 8,9, देखो 8 वाला तो यहां पे होता है, ठीक है, और 9 कहां पे आएगा, 9 आएगा यहां पे, है ना, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट यहां जाके मीट करेगा, आप देख पा रहे हो यहां पे, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या बोला 11,9, 11,9 कहां आता है, ये रहा 11,9। अगला क्या बोलता है कि 11,7 लिख के बताओ, तो 11,7 देखो यहां आएगा, ठीक है। और अगला बोलता है क्या कि वेयर विल बी द फुट ऑफ द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, तो चौथा फुट तो यहीं पे आना चाहिए भाई। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए बताओ तो एक बार, ये होना चाहिए 8,7, ठीक है। ध्यान से देखो यहां से ये 8वां पे जा रहा है और इधर से क्या जा रहा है 7वां पे जा रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, तो हम क्या बोलेंगे 8,7 पे होना चाहिए। फिर क्या बोलता है कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये सही जगह रहेगा टेबल के लिए, हाँ सही जगह रहेगा, क्योंकि यहां पे बीच में कोई जगह नहीं आ रहा है, कोई बेड वेड को नहीं खिसकाना पड़ा, तो हम क्या बोलेंगे कि यस, वी डू नॉट नीड डिस्टर्ब एनीथिंग, डिस्टर्ब एनीथिंग, हमें किसी भी चीज को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ी। और क्या बोलता है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ भी बताना है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। देखो क्या बोलता है कि इसका लेंथ कितना होगा टेबल का, तो एक काम करते हैं, टेबल का जो लेंथ है यही तो है, देखो ये वाला है, तो कहां से कहां तक गया है, 8 से 10 तक गया है, मतलब 2 यूनिट का इसका लेंथ है और 2 यूनिट का ब्रेथ भी है। देखो ध्यान से कितना गया, 8 से 10 है, तो ये कितना हो गया 2 यूनिट। बात समझ में आ गई कि लेंथ भी कितना था 2 यूनिट और ब्रेथ भी कितना है 2 यूनिट। और कुछ पूछा है देखो तो कि क्या आप इसका हाइट फाइंड कर सकते हो, नहीं भाई हाइट नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल हम लोग पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशनल थोड़ी है। तो हम क्या लिख देंगे यहां पे
कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, कह रहे हैं ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि नो वी कांट फाइंड द हाइट ऑफ द टेबल। हम लोग कभी भी ना टेबल का हाइट नहीं फाइंड कर सकते, बिकॉज यहां लिखूं मैं, देखो यहां पे क्या लिख रहे हैं कि बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग 3D, ठीक है, वी आर स्टडिंग 2D, 2 डायमेंशन। देख रहे हो, एक्स और वाई की बात कर रहा हूं मैं, जेड का तो बात भी नहीं कर रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ना ये सब चीजें, मतलब लग रहा है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स चल रहा है। रूम बना हुआ है, बाथरूम बना हुआ है, शावरिंग एरिया बना हुआ है, इसमें आप खुद से कैलकुलेट कर रहे हो कि दरवाजा कितना बड़ा होना चाहिए, बेड कितना बड़ा होना चाहिए, है ना, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लग रहे हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला हुआ है कि इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज B1, देखो यहां पे ना, यहां पे दिख रहा है, देखो यहां पे ना तुमने यहां पे क्या किया है कि B1 पे यहां पे तुमने हिंज लगा दिया है, ठीक है, यहां पे ये दरवाजा खुलने वाला है, और किधर खुलने वाला है, तो बोलता है बेडरूम में खुलने वाला है, ठीक है। तो दरवाजा इतना बड़ा है, तो बताओ कि ये दरवाजा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वार्डरोब में टकरा जाए, ऐसे खुलेगा तो, ठीक है, ऐसे खुलेगा तो ये टकरा जाएगा, है ना, टकरा जाएगा कब, लेकिन जब अगर ये 3 यूनिट से ज्यादा लंबा रहेगा, समझ लो, अगर 3 तक तो यहां पे निकल जाएगा, है ना, लेकिन 3 रह गया तो ये हल्का सा टच करेगा, 4 रहा तब तो मुश्किल है। तो अब क्या बोलता है ना कि आर देयर एनी चेंज वुड यू सजेस्ट इन द डोर, सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। देखो अगर बोलता है कि दरवाजा चौड़ा बनाना है तो क्या सजेशन रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि वी सजेस्ट टू मूव wardrobe toward right, ठीक है। हम लोग क्या सजेस्ट करेंगे कि वार्डरोब को कि भाई इसको थोड़ा राइट में बनाओ, ताकि दरवाजा जो है अगर हमको बड़ा बनाना है तो ये आराम से खुल पाए, ठीक है। तो ये कैसा लग रहा है कि घर बना रहे हो और तुम प्लानिंग कर रहे हो, राइट। तो ये हो गया हमारा। और कुछ पूछा है देखो तो इसमें नहीं, और कुछ नहीं पूछा है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड के लिए भी ना इसको यहीं पे ले आते हैं ताकि हम लोग को दिखाई देते रहे। देखो क्या बोलता है ना कि लुक एट रियानाज बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर्स OFRP। OFRP कहां कहां पे है, देखो ये रहा O, तो O का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं कि O का जो कोऑर्डिनेट है ना वो होगा 0,0, क्योंकि ये तो कहां पे है, ओरिजिन पे है। अच्छा F का कोऑर्डिनेट बता दो। F का कोऑर्डिनेट कैसा आ रहा है, देखो ये चूंकि x एक्सिस, ये y एक्सिस पे है ना, तो y एक्सिस पे x वाला तो हिस्सा 0 होता है, लेकिन y खुद कितना है, देखो यहाँ पे 9 है, दिख रहा है यहाँ पे ये +8 है, ऊपर में +10, तो बीच में आया होगा, तो ये क्या है +9, मतलब 9। R का बता दो मुझे कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, सोच के बताना। x किधर है, -6, समझ लो ना, ये इधर है, इधर इस तरफ है, तो -6, और ये कितना आ जाएगा 9, तो हम क्या बोलेंगे -6,9। और P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, P अगेन दिख रहा है आपको x एक्सिस के ऊपर है, तो y वाला हिस्सा तो 0 होगा, और x के बारे में ढूंढ लो कितना आता है, ये तो आता है -6। तो ये हमने सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिया। अब क्या पूछता है, बोलता है कि इसका जो शावरिंग एरिया है, ठीक है, कौन सा है शावरिंग एरिया, देखो SHWR, ठीक है, ये इसका राइट द कोऑर्डिनेट। पहले तो शेप बता दो कैसा है, देखो ये एक ना ट्रेपीजियम है जिसमें 2 पैरेलल साइड्स हैं, दिख रहा है ये दोनों, तो हम क्या बोलेंगे ये एक ट्रेपीजियम है। तो मैं इसका आंसर क्या लिखने वाला हूं, देखो सेकंड का यहां लिखता हूं, सेकंड का आंसर मैं लिखने वाला हूं कि ये एक ट्रेपीजियम है, ओके। और इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं, तो चलो यहां पे लिखते हैं कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। S का कोऑर्डिनेट कितना है भाई, तो S का कोऑर्डिनेट है 6, नीचे भी देखना होगा ना, तो -6,6, तो मैं लिख देता हूं यहां पे S का कोऑर्डिनेट कितना, -6,6। फिर आपसे पूछा है H का भी कोऑर्डिनेट बता दो भाई साहब, तो H का कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, देखो -3 और 6। फिर आपसे पूछा है W का भी कोऑर्डिनेट बता दो,
तो W का कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? देखो x कहां पे है, ये -2 पे, तो -2, और ये कितना है देखो, ये है +9। फिर r का कोऑर्डिनेट बता दो, तो r का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? तो ये है -6 और यहां पे कितना आ गया, +9। ठीक है, तो ट्रेपीजियम शेप है और उसके जो कॉर्नर्स है उसका मैंने कोऑर्डिनेट बता दिया। और क्या पूछा है भाई? तो बोलता है मार्क 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। ठीक है, वॉश बेसिन के लिए हमको कितना स्पेस बताना है? 3,2 का। तो वॉश बेसिन तो यार यहां पे लग रहा है ना, इसका हमको 3,2 का बनाना है। तो 3 लंबाई होनी चाहिए, तो मैं इधर से ले लेता हूं 1, 2 और 3। ठीक है, ये वाला एरिया होना चाहिए यहां से। ठीक है, ऐसे। और क्या बोला है कि 2 फीट का चाहिए, तो 2 फीट कहां पे आता है भाई? यही तो है 2 फीट, तो ऐसे करके एक एरिया बनना चाहिए। ठीक है, ये किसका एरिया हो गया? ये हो गया वॉश बेसिन का। ये वाला एरिया समझ में आ गया आपको? उसके बाद क्या बोलता है ना कि 2:3 का हमको वॉशरूम चाहिए। वॉशरूम नहीं, ये टॉयलेट का स्पेस चाहिए। तो 2:3 देखो, यहां से 3 से मैं ऐसे बना लूंगा। ठीक है, और 3 ही जाना है, तो 1, 2 और यहां पे 3, इतना दूर। ठीक है, इतना दूर फिर से बना लेते हैं, ये रहा इतना दूर, और 2 ही इधर चाहिए था, तो इधर 3 से 5 तक जाना। ठीक है, तो ये एरिया क्या चीज का हो गया? ये हो गया टॉयलेट का एरिया। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। इनके कोऑर्डिनेट बताओ कॉर्नर का। तो हम क्या बोलेंगे ना, देखो यहीं पे लिख देता हूं। तो ये तो हो गया -6,6 -6,0। ठीक है ना, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई वाला हिस्सा 0 होता है। ये कितना हो गया? -3,0। ये कितना हो गया भाई? तो हम बोलेंगे -3,2। ये वाला कितना हो गया? देखो ये हो गया -6,2। ठीक है, दिख रहा है? अच्छा, इसका भी कोऑर्डिनेट बता दो। ये कितना हो गया? ये हो गया -6,3। ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अगेन -6,5। चलो अब इसका कोऑर्डिनेट बताओ। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इधर -3 और +3, तो हम यहां लिख देते हैं -3 and 3। और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा इधर -3,5। ठीक है, तो केयरफुली ना हर चीज मार्क कर लो। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा ये चीज। अब क्या बोला हुआ है देखो। अच्छा, बस इतना ही सा बोला हुआ था। नेक्स्ट चलो चलते हैं। नेक्स्ट के लिए भी हम लोग को ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको इधर ले आता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला हुआ है ना, पूरा घर का नक्शा आपसे बनवा देगा ये चैप्टर। फोर्थ क्या बोला हुआ है कि अदर रूम्स इन द हाउस। चलो ठीक है, अदर रूम भी बना लेते हैं। बोलता है रियाना रूम डोर लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम। ठीक है, विच हैज 18 फीट एंड 15 फीट। तो देखो अब यहां पे क्या होगा ना कि P से A की तरफ जाना है अपने को, और 18 फीट का चाहिए। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं यहां से ले लेता हूं एक ये 18 फीट, मतलब -6 से स्टार्ट करूंगा तो यहां तक तो 6 हो जाएगा। 6 के बाद अपने को चाहिए 12 तक, तो इतना बड़ा हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? तो हम लोग को बोला हुआ है कि ये जो P से लेके A तक जो है ना पॉइंट, वहां से हम लोग को एक लिविंग एरिया बनाना है, डाइनिंग हॉल बनाना है। ठीक है, डाइनिंग हॉल ही बोला था ना, देखो तो हाँ, डाइनिंग रूम बनानी है। वो कितना होना चाहिए? तो बोला है वो 18 फीट और 15 फीट का होना चाहिए। तो देखो 18 तो ये बन गया पूरा, दिख रहा है यहां से यहां तक। -6 से लेके 12 तक की जो दूरी है ये 18 फीट होता है। कैसे देखो, -6 -12, तो कितना आ जाएगा ये? -18। अब माइनस को अवॉइड कर दो क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड लेनी है, तो 18 फीट का हो गया ये, और ये मैंने लिया है 12 फीट का। ठीक है, तो इस तरीके से ये रूम बनेगा। और अगला क्या बोला है ना, बोलता है कि हमको बीच में एक डाइनिंग टेबल लगानी है 5x3 का। तो 5x3 का हमको बीच में लगाना है कहीं पे। तो मैंने क्या किया ना कि 0 से स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये 0 से स्टार्ट किया और 5 तक गया, तो ये हो गया 5 फीट का। और ये मैंने 3 फीट लिया हुआ है, ये कितना है? 3 फीट। तो 5x3 फीट का ना बीच में हमने डाइनिंग टेबल भी लगा दिया, और ये रूम का नक्शा हो गया तैयार। ठीक है, इस एक्सरसाइज में यहीं तक। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ना, इसके लिए तो हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले, डेरिवेशन के पहले
एक कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछा हुआ है, जैसे थिंक एंड रिफ्लेक्ट में आप देखोगे ना, ये एक बड़ा सुंदर सा सवाल पूछा हुआ है। इसको करते करते ना आपको समझ में आने लग जाएगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बन सकता है। ठीक है, तो चलो पहले इसको देखते हैं। तो यहां पे क्या बोला हुआ है कि इन मूविंग फ्रॉम ए टू डी बोला हुआ है। कहां है देखो मैप, ये रहा, मैप नहीं ग्राफ। तो ग्राफ पे क्या बोला हुआ है कि ए और डी दिख रहा है आपको, यहां पे ये ए है और ये डी है। बोलता है व्हाट डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। अब सोचो कि ये अगर मैं यहां पे बनाऊं, देखो यहां पे ना मैं एक लाइन खींचना चाहता हूं, ठीक है, तो ये अपना लाइन हो गया, ठीक है। और क्या बोलता है, तो बोलता है ए से डी जाना है अपने को, तो मैं ना एक और लाइन खींच लेता हूं क्योंकि एक्स एक्सिस की बात किया है उन्होंने, ठीक है। तो ये दो लाइन हमने खींच लिया। अब क्या बोलता है कि ए दिया हुआ है 3,4 और डी दिया हुआ है 7,1। व्हाट डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। अब सोचो एक्स एक्सिस के अलोंग तो यही डिस्टेंस कवर हुआ ना, यहां से लेके यहां तक कितना है वो 3 से लेके 7 तक। 3 से 7 मतलब कितना हो गया, 3 के बाद 4 5 6 7, कितने हो गए 1 2 3 4, 4 डिस्टेंस कवर किया। तो हम क्या बोलेंगे कि अलोंग एक्स एक्सिस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 4 सेंटीमीटर, या 4 यूनिट बोल दो, हमें नहीं पता वो सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है। और क्या पूछा था आपसे कि व्हाट अबाउट द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस। अब ए से डी में जाने में वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो देखो आप ना यहां पे भी कैसे लाइन खींचोगे, ये रहा, तो मैं यहां से ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है, ये ए वाला हो गया हिस्सा, और डी के लिए भी मैं यही करने वाला हूं। तो डी के लिए मैं ले लेता हूं अगेन एक लाइन जो यहां से निकल के आएगा, दिख रहा है आपको। तो अब सोच के बताओ मुझे कि ए से डी वाई एक्सिस के अलोंग यही डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब इस तरफ देखो वाई एक्सिस पे, तो 1 से लेके तुम 4 तक गए हो, 1 से लेके 4 तक जाना मतलब कितना हुआ 3 यूनिट। तो मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं कि अलोंग वाई एक्सिस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, तो अलोंग वाई एक्सिस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 3 यूनिट। क्या ये बात समझ में आया। तो देखा हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे कुछ कुछ चीजें प्लॉट किया है। अब यही प्लॉटिंग ना मैं डेरिवेशन के टाइम पे यूज करूंगा, तो थोड़ा ध्यान रखना इसको। अगला क्या बोलता है कि कैन दिस डिस्टेंस हेल्प यू टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडी। क्या हम एडी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, सोच के बताओ। देखो अगर एडी डिस्टेंस आपको चाहिए तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये वाला जो दूरी है अलोंग द वाई एक्सिस वो तो कितना था 3 था, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये हो गया 3, और अलोंग द एक्स एक्सिस कितना था, ये था 4, ठीक है। तो क्या आप एडी निकाल सकते हो, आपको दिख रहा है यहां पे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या बात करते हैं ना कि एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो नाउ एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और ये होता है 16, 25 का रूट बेसिकली, तो अपने को क्या मिल गया, ये 5 यूनिट। तो एडी कितना मिल गया हमको 5 यूनिट। तो देखा पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक्स वाली दूरी निकाला, अलोंग द एक्स एक्सिस कितना दूर है, अलोंग द वाई एक्सिस कितना दूर है, और उसके बाद दोनों पॉइंट के बीच का दूरी हमने फाइंड कर लिया। क्लियर। अब यही कॉन्सेप्ट को यूज करके ना हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं, अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो मैंने यहां पे ना कार्टेशियन प्लेन पहले ही बना रखा है, तो ये पॉइंट को मैं बोल देता हूं कि सपोज दिस इज x1 y1, और ये वाले पॉइंट को ना मैं बोल देता हूं x2 y2, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं ये बोलूं, जैसे एक लाइन यहां पे मैं ड्रॉ करूं, क्या आपको ये समझ में आ गया कि ये जो पूरा लाइन है ना बड़ा सा, ये है अपना y2 डिस्टेंस, ठीक है। और यहां पे अगर मैं एक और लाइन बना लूं ना, तो ये बन जाता है, ये हो गया y1 डिस्टेंस। याद है सब हमने पिछले ये में बनाया था। अब अगर मैं इसको बनाऊं, ये होता है अपना x1 और ये वाला होता है अपना x2। देखो मैं अगेन बना रहा हूं x2, ठीक है। तो ये दूरी कितनी होगी, मतलब अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, यहां लिख देता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन
ए एंड बी, पहले मैं ले रहा हूं अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस में कितना दूरी होगा, देखो यहां से लेके यहां तक, ये वाला होगा ना। तो आप मुझे बताओ कि अगर यहां से लेके पूरा यहां से यहां तक बड़ा सा दूरी जो है ना, ये समझ लो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो x2 है, और ये छोटा सा कितना है, x1 है। तो क्या ये x2 माइनस x1 होगा? होगा ना। अच्छा, ये वाला दूरी के बारे में आप बोल सकते हो कि दिस इज y2 माइनस y1, समझ लो ना, यहां से यहां तक जो है दूरी कितना है, y2 है, और ये छोटा सा दूरी कितना है, y1 है। तो ये वाला दूरी कितना होगा, ये वाला, ये हो जाएगा अपना y2 माइनस y1, लिख दिया मैंने यहां पे। अब मुझे बताओ कि अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर दोनों पता है, तो क्या आप ए बी का फॉर्मूला, मतलब ए बी निकाल सकते हो? याद है पाइथागोरस थ्योरम, अगेन बोल रहा हूं मैं। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, इसका कुछ नाम रख देते हैं, मान लो इसका नाम एम रख दिया। तो हमने क्या बोला यहां पे कि ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर होगा। ए एम का स्क्वायर में आप क्या बोलोगे ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो नाउ ये हो गया अपना ए बी, और यही हमारा क्या हो गया ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी अगर आपको करना है तो क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो रिफ्लेक्शन का जो पॉइंट है, जैसे मान लो यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया कि 1,2 या कुछ भी, यहां पे मान लो ले लिया मैंने 3,2, पता है ना इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, 3,2। तो इसका रिफ्लेक्शन कहां आएगा, अगर ये मिरर है तो ये वाला, अगर मिरर है ये वाला, मतलब एक्स एक्सिस अगर अपना मिरर है ना, तो इसका रिफ्लेक्शन कहां आएगा। देखो जैसे यहां पे कितनी दूरी है, यहां पे 2 पॉइंट की दूरी है, तो यहां पे आ जाएगा, यही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा अपना x की वैल्यू तो 3 ही रहेगी, लेकिन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अच्छा मान लो अगर मैंने ये पॉइंट लिया यहां पे रैंडमली कुछ भी, तो ये इसका क्या कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है 9,5। तो इसका कोऑर्डिनेट देखो कहां ढूंढोगे, इसका जो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो मिलेगा, ये भी कितना दूर पे मिलेगा, ये मिलेगा आपको 5 पॉइंट पे, यहां पे मिलेगा। क्यों मिला ये, क्योंकि ये दूरी, ये जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होता है, और बीच में मिरर है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 9,-5। क्या ये बातें समझ में आ रही है कि रिफ्लेक्टेड पॉइंट अपना दिया, आफ्टर रिफ्लेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो ये रहा अपना कॉन्सेप्ट जो कि बताता है हम लोग को कि रिफ्लेक्शन के बाद ये पॉइंट क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। अब देखो इसी के बेसिस पे ना आपसे कुछ सवाल पूछा हुआ है, क्या बोलता है, व्हाट हैज रिमेन द सेम, व्हाट हैज चेंज विद दिस रिफ्लेक्शन। तो तुमने एक चीज गौर किया, ये जो हम लोग रिफ्लेक्शन करवाए हैं ना, क्या उसमें सेम रहा है। अगर मिरर, क्या लिखूं मैं यहां पे, देखो कि इफ मिरर इज एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर मिरर एक्स एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस ही मिरर है, तो उसमें ना एक्स कोऑर्डिनेट रिमेन सेम। क्या सेम होता है, एक्स कोऑर्डिनेट देखो सेम रहा, जैसे यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, 3 था, यहां पे भी देखो 3 है, यहां पे कितना था, 9 था, यहां पे भी कितना है, 9 ही है। और क्या पूछा है, देखो थिंक एंड रिफ्लेक्ट में बोलता है कि व्हाट हैज चेंज विथ हिज रिफ्लेक्शन। तो क्या चेंज हुआ है बताओ, कि वाई जो कोऑर्डिनेट है ना वो चेंज हुआ है, और यहां लिख देते हैं कि एंड वाई कोऑर्डिनेट चेंज्ड। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट यहां पे चेंज हो गया है। अब क्या पूछा है देखो कि व्हाट वुड ऑब्जर्वेशन बी द, would this observation be the same if triangle ADM is reflected in the x-axis instead of y-axis। ठीक है, कि अगर y-axis से रिफ्लेक्शन होता और x-axis से रिफ्लेक्शन होता, तो क्या आपके ऑब्जर्वेशन सेम होते, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं सेम नहीं होता। क्या लिख देते हैं यहां पे कि नो,
क्यों नहीं सेम होता? देखो एक्स एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन होती है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन होता है तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट नहीं बदलते। वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर रिफ्लेक्शन होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेंगे। तो जब एक बार में एक चीज फिक्स हो जाती है, कहने का मतलब दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है। सो नो, दे विल नॉट सेम, ठीक है। और ये कौन सा रेफरेंस ले रहे हैं वो एडीएम का? देखो ये वाला डायग्राम का रेफरेंस ले रहे हैं। कहां गया? ये दिख रहा है एडीएम, एडीएम यहां पे था ना, तो इसके रिफ्लेक्शन के हिसाब से वो लोग बात कर रहे हैं, तो इसी का रेफरेंस उन्होंने लिया है ना, ऐसा नहीं कि मतलब अलग से ले लिया कुछ। चलो अब चलते हैं आगे। यहां से अपना एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। क्या नाम है इसका? कि एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है? व्हाट आर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिसेज। देखो दो एक्सिसेज जब कट होते हैं ना ऐसे करके, तो जहां पे कट होते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0। तो यहां पे ना अच्छे से डायग्राम यही वाला बना लेना और वहां पे बता देना कि उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,0। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि पॉइंट W हैज कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। तो मैं -5 कहां जाएगा? देखो यहां पे तो 1 होता है, 1 यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, ये अपना -5 है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ H विच इज ऑन द लाइन W पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस हम लोग को एक लाइन पहले बना लेनी है जो कि कहां से गुजरेगा? W से गुजरेगा, ठीक है। ऐसे करके मैंने एक लाइन बना लिया। ये लाइन देखो कहां से गुजर रहा है? W से गुजर रहा है, ठीक है। और क्या पूछा है देखो इसमें? पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस भी है, और बोलता है कि एक पॉइंट है जो कि इसी लाइन पे कहीं पे लाई करता है, वो उसका नाम है H। अब देखो H यहां भी हो सकता है, H यहां भी हो सकता है, H यहां भी हो सकता है, ठीक है। कहीं पे भी H हो सकता है, ये भी H हो सकता है, ये भी H हो सकता है, और यहां पे भी H हो सकता है अगर इसी लाइन पे बात चल रही है तो बोलता है कि विच क्वाड्रेंट कैन H लाई। कौन कौन से क्वाड्रेंट में H लाई कर सकता है? देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, और ये वाला थर्ड होता है। याद है ना ये सब? पिछले लेक्चर में देखा था आपने। तो ये सेकंड या फिर फोर्थ दोनों में हो सकता है, सेकंड या फिर थर्ड दोनों में हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? H कैन लाई इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। या तो ये सेकंड में हो सकता है या तो ये थर्ड में हो सकता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बोलता है कंसीडर द पॉइंट R, A, M, P, सब कुछ, ठीक है, दे आर ज्वाइंड इन सेम ऑर्डर। तो एक काम करते हैं, पहले हम ना ऐसे कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ठीक है। एक तो बोला था हम लोगों को कि 3,0 बनाने के लिए, 0,-2 बनाने के लिए। तो -2 कहां पे होगा? देखो ये हो गया -1 और ये हो गया -2। क्या बोलता है ना कि यहां देखो, बोलता है कंसीडर द पॉइंट्स, दिस पॉइंट्स जो कि दिया हुआ था, इफ दे आर ज्वाइंड इन सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। कौन कौन है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका नाम था ना कुछ, तो देखो इसका नाम भी लिख देते हैं कि ये था R, ये वाला था A, ये था M, और ये वाला है P। तो कौन कौन परपेंडिकुलर है बताओ तो हम क्या बोलेंगे कि AM परपेंडिकुलर ऑन PM, ठीक है। अगला देखो क्या तुमसे पूछा है, बोलता है वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। कौन सा? तो वन साइड ऑफ RAMP कौन सा? एक साइड बता दूं, AM भी हो सकता है, AM पैरेलल टू X एक्सिस। और किसी के बारे में कुछ पता है कि हाँ जी, PM जो है ना वो पैरेलल है Y एक्सिस के। दिख रहा है ना तुम्हें? देखो ये दिख रहा है। तो ये वाला जो है, ये और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं आपस में? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग PM। और ये जो मैंने यहां पे बना रखा है वो क्या है? वो है Y एक्सिस।
अगेन देखो ये वाला जो है ना, ये इसके पैरेलल है। AM के पैरेलल कौन है? एक्स एक्सिस, तो वही तो है ना यहां पे लिखा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बोलता है कि 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी? तो देखो P एंड M आर मिरर इमेजेज, दिख रहा है P का इमेज है ना ये M, तो यहां लिख देता हूं मैं कि P एंड M आर मिरर इमेजेज। और क्या बोलेंगे कि विच एक्सिस विल बी? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसके दो पार्ट पूछा था, एक पार्ट ये वाला हो गया, एक ये हो गया। बोलता है कि नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शंस। देखो हमने पहले ही यहां पे प्लॉट कर दिया है एंड हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, हालांकि वो बोल रहे थे कि यार गेस करके बताओ, हमने यहां पे प्लॉट करके बताया। सो नाउ अब चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ ही क्वेश्चन है ना? हाँ, बोलता है कि प्लॉट पॉइंट 5 कॉमा -6। एक काम करते हैं, फिर से हम लोग ना यहां पे ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो क्या बोला हुआ है कि प्लॉट पॉइंट Z 5,6। ठीक है, तो यहां पे बोला है हम लोगों को कि 5,6 बनाने के लिए। तो देखो मैं यहां पे ना मार्क कर देता हूं जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और -6 तो नीचे आएगा, तो इसको जल्दी से लिख लेते हैं कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये हो गया 4, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6। तो ये -6 है। ठीक है, तो 5 -6 कहां पे आना चाहिए? ये आना चाहिए यहां पे 5 -6। अब आपसे क्या पूछा है? देखो आपसे पूछा है कि प्लॉट दिस ऑन कार्टेशियन प्लेन, और बोलता है कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल IZN। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। ठीक है, तो ये हो गया IZN, ये रहा I, दिस वन इज Z और दिस वन इज N। अब क्या हम लोग से पूछा है ना, हम लोग को बोलता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। तो चलो ठीक है, लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ ये देखो, अगर मैं इसको समझाऊं यहां पे n का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि ये हो गया 1 2 3 4 5, दिस वन इज 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो हो गया 10 और y कितना हो गया, मतलब y हो गया -6। ठीक है, इसका बात कर लो, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? देखो ये तो 5 था ना, तो 5 हो जाएगा, और यहां पे कितना है? 1 नहीं 1.5 है। तो एक काम करते हैं 1 ले लेते हैं, दिस इज 5,1। अब हम लोग से क्या पूछा है ना, क्या आप सारे डिस्टेंसेज निकाल सकते हो? तो निकाल लेते हैं। देखो IZ कितना हो जाएगा, IZ के बीच में दूरी कितनी है? देखो 5 और 5 तो मैच हो रहा है, मतलब x वाला कोऑर्डिनेट तो मैच हो रहा है। तो -1 से लेकर -6 कितना होता है? तो हम बोलेंगे 5 होता है। तो ये दूरी कितनी हो गई? सो IZ इज कितना? 1 और -6 था, -1 एंड -6, यहां पे माइनस लिख देना चाहिए ना, माइनस। तो ये हो गया -6 माइनस -1 कितना हो जाएगा? -6 + 1 जो कि होता है -5। लेकिन चूंकि डिस्टेंस की बात चल रही है ना, तो हम इसको 5 बोल देंगे। ठीक है, तो IZ कितना हो गया? 5। अब अगर मुझे बताओ कि ZN बताना हो, तो ZN कितना हो जाएगा? देखो यहां पे -6 तो मैच हो रहा है, 5 और 10 के बीच की दूरी कितनी होती है? 5 होती है। तो क्या आप यहां पे मुझे IN बता सकते हो? देखो अगर ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो पता है ना IN की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? IN इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट। पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां कितना आ जाएगा? देखो 25, और यहां पे भी कितना आएगा? 25 और 25 का रूट जो होता है ना, वो होता है 5√2। समझ रहे हो ना, 50 आ गया होगा, 50 में 25 जो है तो बाहर निकलेगा 5 बन के, √2 बच गया होगा। ठीक है, ये सब पता है तुम लोग को। IN यही हम लोग से पूछा था कि तीनों के साइड्स बता दो। देखो मैंने यहाँ पे तीनों जो पॉइंट्स है ना उसको लोकेट कर दिया है। अब मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इन्हीं पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना उसको कस्टमाइज कर लेना भाई। तो ये तो हो गया प्रूफ जिसमें हम लोग बताए थे कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन से पास होगा ये तीनों पॉइंट।
मतलब ये स्ट्रेट लाइन इन तीनों पॉइंट से पास हो सकता है, वो तो सही हो गया। अभी हम लोग को ना सेकंड नेक्स्ट वाला सेट भी हम लोग को लेके बताना है कि क्यों नहीं ये स्ट्रेट लाइन इससे पास हो सकता है। तो देखो हमने ये जो सेकंड वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करना पड़ा। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन से नहीं गुजरते हैं, ठीक है, मतलब इन तीनों पॉइंट से होकर एक लाइन नहीं गुजरता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला हुआ है कि यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टाइसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें एक वर्टेक्स कहां होना चाहिए, एक वर्टेक्स होना चाहिए हमारा इस पे ओरिजिन पे। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं जिसमें ओरिजिन पे एक वर्टेक्स रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करें। सो हम लोग को बोला हुआ है यहाँ पे कि एक वर्टेक्स यहाँ पे होना चाहिए, कहां पे, यहाँ पे ओरिजिन पे। तो मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल सपोज है यहाँ पे, और ये मैंने इस तरीके से बना लिया, ठीक है। तो आप इसको स्केल से बनाना, बड़ा सुंदर सा बनेगा। इसको मैंने बोल दिया ए, ये हो गया बी, और यहां पे हो गया सी। अब देखो नेक्स्ट पार्ट आपको क्या बोला हुआ है ना, नेक्स्ट पार्ट बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ हुज वन वर्टेक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और ओरिजिन से एक होना चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूं ना, एक ट्रायंगल यहां पे टूल यूज करके बना लेता हूं, दिख रहा है। तो एक इसका वर्टेक्स कहां पे हो गया, ओरिजिन, जैसा कि हम लोग को बोला हुआ था, और एक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, दिख रहा है आपको, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड याद है ना आपको कहां पे होता था, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये हो गया हमारा इस बार P और यहां पे Q, ठीक है। तो हमने दोनों चीजें यहां पे बना लिया, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब पता चल गया आपको। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट SMT, दिख रहा है यहाँ पे टेबल में SMT के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इन ईच केस स्टेट वेदर M इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ST, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, यहाँ पे पहले प्लॉट कर लेते हैं इसको, और प्लॉट करके फिर देखेंगे, और उसके बाद फिर ना जस्टिफिकेशन पे भी बात करेंगे। तो आओ करते हैं प्लॉटिंग। कितना है, -3 0, -3 देखो कहां पे आएगा, ये आ गया 1, यहां पे 2, यहां पे 3, दिस इज -3, 0, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ही होता है ना -3, 0। अगला क्या बोलता है, 0, 0, तो थोड़ा इधर चलते हैं, 0, 0 देखो यहां पे है। उसके बाद बोलता है 3, 0, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, मतलब 2, और ये हो गया 3, तो 3, 0। अब बोलता है कि क्या ये S और T था, ठीक है, S और ये है T, सही है ना, S और T। तो बोलता है क्या M जो है, M बीच वाला था, तो क्या M मिड पॉइंट है इसका, देख लेते हैं। देखो इधर भी 3 घर, मतलब समझ लो ना, इधर भी डिस्टेंस 3 है और इधर भी डिस्टेंस 3 है। तो सही बात है कि अगर वो बीच में है तभी ना, इधर M से दोनों तरफ की दूरी कितनी है, 3 यूनिट और 3 यूनिट, तो मतलब M इज द मिड पॉइंट। ओके, जस्टिफाई कर लेंगे हम लोग। तो पहले तो यहां लिख देता हूं मैं कि यस। चलो अगला पॉइंट को भी बोलता है प्रूफ करने के लिए। तो मेरे पास है 2, 3, 2, 3 देखो कहां पे आएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 2, 3 यहां पे आता है, 2, 3। अगला पॉइंट क्या बोला हुआ है देखो, अगला पॉइंट बोला हुआ है 3, 4, तो 3, यहां तक तो 2 आया था, फिर ये 3 और ये 4, तो 3, 4 कहां पे आएगा, यहां पे। तो लिख देता हूं इसको कि दिस इज 3, 4। अच्छा यहां पे क्या था याद है ना, ओ रुक जाओ, पहला बोला था हमको 2, 3, 2, 3 पता है कहां पे आएगा, ये रहा 2, 3, ये वाला, ठीक है। तो इसको कट कर देते हैं, ये 2, 3 हो गया। अगला क्या बोला था आपको, 3, 4, तो 3 और यहां पे आ गया 4, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट 3, 4। अगला पॉइंट क्या बोला है देखो, एक और पॉइंट बोला होगा ना, 2, 3 को S बोला हुआ था, मान लो ये S है, ये M है, और इधर देख लेते हैं 4, 5, ये 4 आ जाएगा यहां पे, 3 के बाद क्या होता है ये 4, और 5 यहां पे आ जाएगा ये,
तो ये पॉइंट्स ना यहां आके मीट करेंगे यहां पे, ठीक है। तो बोलता है कि क्या ये एम जो है यहां पे मिड पॉइंट है एस टी का। तो देख लेते हैं, देखो डायगनली ये इतना दूरी और ये इतना दूरी दोनों इक्वल हैं, दिख रहा है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप क्या बोल सकते हो कि हाँ भाई मिड एम जो है वो मिड पॉइंट है। तो मैं यहां पे भी लिखने वाला हूं कि यस। चलो अब ना चलते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या बोलता है हम लोग को कि 0 0 0 5 0 0, तो ये पॉइंट है। 0 5 कहां पे आएगा, 0 5 आएगा यहां पे। ये पॉइंट को क्या बोलते हैं 0,5। और अगला पॉइंट क्या बोला है देखो एक बार, ये एम है, ओके। और 0 0 को क्या बोला था उसने, एस, ठीक है। और एक क्या बोला है ना कि 0, कहां गया, हाँ एक बोला है 0,-10। तो 0,-10 कहां पे आएगा देखो, x 0 है मतलब y एक्सिस पे आएगा, लेकिन -10 चाहिए। तो मैं यहां पे ना मार्क करता हूं, ठीक है, कि कितना कितना हो जाएगा। दिस इज 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4 5 6 7 8 9 और यहां पे आके आएगा 10। ये है -10, ठीक है। तो 0,-10 बोलते हैं इसको। थोड़ा ऊपर बना लेता हूं, 0,-10 इसको, ये पॉइंट है टी। अब सोचो कि इधर दूरी कितनी थी, ये वाला, ये दूरी है 5 और ये दूरी कितनी है, ये दूरी नीचे तक जाओगे ना तो ये 10 है, ठीक है। तो क्या एक तरफ दूरी 5 एक तरफ दूरी 10 में एस मिड पॉइंट हो सकता है? तो हम क्या बोलेंगे, नो। मिड पॉइंट कब होता है, जब दोनों तरफ 5 5 होते या दोनों तरफ 10 10 होता, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब क्या बोला है, -8,7, ये तुम खुद से कर लो, ठीक है। अब इसका ना रीजन के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि रीजन फॉर योर आंसर। तो रीजन क्या बोलोगे कि फ्रॉम एस, नहीं फ्रॉम एम, द डिस्टेंस बिटवीन एस एंड टी इज सेम। यहां पे भी सेम बात लिखोगे और यहां पे क्या लिख दोगे कि फ्रॉम एम द डिस्टेंस बिटवीन एस एंड टी इज नॉट सेम, समझ रहे हो ना। ये पूरी लाइन लिखना, यहां पे लास्ट में क्या लिख देना कि नॉट सेम, ठीक है। तो ये हो गया अपना टेबल वाला पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स एम एस टी। यस, हमने फाइंड क्या किया कि दैट एम एस और टी दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ये पूरी स्ट्रेट लाइन में है और इसीलिए हम लोग जज कर पा रहे हैं कि भाई वो मिड पॉइंट है कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करने के पहले ना आपको एक बात समझ लेनी है कि मिड पॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला, पहले क्वेश्चन देख लें कि क्या लिखा हुआ है। बोलता है कि यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी given that m is equal to -7,1 is the midpoint of a 3,-4 and b जो है वो xy है। तो देखो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है ना, मैं यहां पे लिखता हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है ना, मान लो कि अगर तुम्हारे पास दो कोऑर्डिनेट के एंडिंग पॉइंट, एक लाइन का एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और यहां पे क्या दिया हुआ है x2 y2, और मान लो ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हमें नहीं पता कि x और y कितना है, तो आप क्या करोगे ना, x इज इक्वल टू निकालना है तो आप बोलोगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कर दो और y इज इक्वल टू क्या कर देना, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 प्लस y2 मतलब समझ रहे हो ना कि जो कोऑर्डिनेट आपको एंड पॉइंट वाले दिए हुए थे ना उससे निकलेगा y1 और y2। चलो मैं आपको यूज करके दिखाता हूं यहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपन देख रहे हैं, तो चलो सॉल्यूशन यहां पे देखते हैं। कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्या बोलता है ना कि हमारे पास एक मान लो लाइन है, लाइन में m दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, कितना है m है अपना -7,1 और a और b कितने दिए हुए हैं, मान लो इधर लिख देते हैं a अपने को दिया हुआ है 3, -4
और b कितना दिया हुआ है, b तो नहीं दिया हुआ है, मतलब x और y दिए हुए हैं और हम लोग को x और y ही कैलकुलेट करनी है। तो मैंने क्या बताया था कि मिड पॉइंट जो है ना, मिड पॉइंट यहाँ पे क्या है -7, तो मिड पॉइंट इज इक्वल टू होता है जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं उसके x को जोड़ दो, मतलब 3 + x डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये हो जाएगा अपना -14 और यहाँ पे हो जाएगा 3 + x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -14 - 3 जो कि होता है -17, तो x की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से y भी मिल जाएगा। अब देखो y के लिए क्या करना ना, अगेन तुम्हें y वाला मिड पॉइंट पता है ना, मतलब मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट पता है ना, ये कितना है 1 है, तो यहां लिखता हूं 1 इज इक्वल टू -4 + y, समझ में आ रही है क्या क्या लिख रहा हूं मैं, ये -4 और यहां से लिख रहा हूं y अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -4 + y, सो नाउ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 4 जो कि होता है 6, तो y भी मिल गया अपने को और x भी मिल गया, यही आपसे पूछा भी था, तो कितना हो जाएगा -17,6, यही अपना क्या है आंसर है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है ना कि ए और बी जो है वो लाइन का आखिरी कोना है, मतलब एंड पॉइंट्स है, और ये पी और क्यू जो है ना इस पूरे लाइन को 3 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, एक हिस्सा ये वाला, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला, ठीक है, इक्वल इक्वल है ये। तो हमको P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, तो P और Q के कोऑर्डिनेट को मैंने यहाँ पे लिख रखा है x1 y1 और यहाँ पे लिख देता हूँ x2 y2। अब कैसे निकालेंगे देखो, अब अगर ये तुम पुराने वाले मतलब 10th क्लास में होते ना तो वहां पे मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करता, बट यहाँ पे तो है पढ़ाया नहीं है हमें सेक्शन फॉर्मूला, तो कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, मैं बोलूंगा कि डेल्टा x कितना होगा, मतलब x के बीच में कितना गैप है, 4 और 16 के बीच में कितने का गैप है, 12 का गैप है, तो 12 को तुम अगर 3 हिस्से में डिवाइड करो तो कितना आता है 4, मतलब यहां से दूरी होगी 4, मतलब x1 कितना हो जाएगा ना, x1 इज इक्वल टू 4 + 4 मतलब 8, 4 क्यों जोड़ा, ये वाला 4, ये में जोड़ा मैंने क्या, ये 4 दूरी। अच्छा y1 के बारे में भी बात करनी होगी, तो मैं पहले डेल्टा y निकाल लेता हूं, डेल्टा y कितना हो जाएगा, तो देखो एक तरफ है -2 तो 7 -2, ठीक है, या फिर ऐसे ले लेना -2 - 7 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा -3, ठीक है, -9 आया और नीचे 3 आया तो ये -3 हो जाएगा। मतलब आप 7 में क्या जोड़ोगे ना, अगर आपको y1 चाहिए तो आप क्या बोलोगे कि 7 + -3 कितना आता है, ये 4, मतलब ये जो p का जो कोऑर्डिनेट है ना x1 और y1 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8,4। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे किया मैंने? ठीक है, ध्यान से देखना, दोबारा देखने के बाद दोबारा देख लो। अब मैं आपको बताता हूं कि Q कैसे मिलेगा। तो ये तो 1/3 दूरी था, ये वाला दूरी कितना है 1/3, ये कितना हो जाएगा 2/3। तो मैं फिर से क्या कर रहा हूं ना, डेल्टा x जो था कितना था 12 था, तो 12 में मैंने क्या किया 2/3, तो 2/3 ऑफ डेल्टा x कितना होता है, तो 2/3 इंटू 12 कितना आ गया यहाँ पे 4, तो ये आ गया 8, मतलब 4 में ना, ये 4 में अब 8 जोड़ोगे तो x2 कैसे मिलेगा, तो हम बोलेंगे x2 इज इक्वल टू 4 + 8, मतलब ये कितना हो गया 12, तो x2 मिल गया। अभी y2 के बारे में बात कर लेते हैं। देखो y2 तो हम लोग कैलकुलेट, डेल्टा y तो हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, कितना आया था डेल्टा y आया था -3। अब अगर हमको y2 चाहिए ना तो y2 इज इक्वल टू क्या होगा कि 7 + 2/3 ऑफ डेल्टा y, तो कितना आ जाएगा देखो यहां पे कि 7 + 2/3 ऑफ -3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -1, 7 - 2 कितना हो गया, ये हो गया 5, 7 - 2 कितना 5, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है मतलब जो Q हम लोग लिख रहे थे, Q था ना x2 y2, ये कितना आ जाएगा x2 y2, हाँ x2 y2, x2 कितना है 12 और y2 कितना है 5। ओके, तो ये वाला बढ़िया सवाल था। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या क्या यूज किया मैंने। चलो अब ना आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला हुआ है कि गिवन दैट ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं, शो दैट दे लाइज ऑन अ सर्कल के हुज सेंटर इज ओरिजिन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के। ठीक है, सर्कल का नाम भी रखा हुआ है कि के नाम का सर्कल है।
तो अगर देखो, अगर ये पॉइंट्स ए बी सी अगर इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, इसका मतलब है कि ओ ए, ये ओ है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, ये सर्कल पे लाई करेगा। तो हम लिख रहे हैं कि पहले ओ ए कैसे निकालें, तो ओ ए का फॉर्मूला पता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, तो हम यहां पे लिख रहे हैं, ए का कोऑर्डिनेट भी यहां पे लिख देता हूं कि 1, -8। तो आप क्या लिखोगे, 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -8 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64। तो ये कितना हो जाएगा, √65। ये आ गया ओ ए। अब अगर ओ बी भी इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ जी, ए और बी दोनों जो है वो सर्कल पे ही है। तो ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी के लिए फिर से अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। बी का कोऑर्डिनेट पता है ना आपको कितना है, -4 और 7। चलो, तो -4 - 0 का होल स्क्वायर और यहां पे है 7 - 0 का होल स्क्वायर। ये होता है 16, 7 7 जा 49। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 65 आएगा, √65। तो OB भी क्या हुआ, इक्वल आ गया। अब चलो मैं OC निकाल के दिखा देता हूं आपको। OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट ऑफ, अगेन आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले हो, तो C का कोऑर्डिनेट कितना है, -7, -4। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा -7 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर। तो 7 7 जा अगेन 49, यहां पे आ गया 16। इसका रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, √65। मतलब OB, OC, OA सब इक्वल आ गए। सो ABC आर ऑन द सर्कल। ठीक है, यहां तक बात। और क्या बोला हुआ है, तो बोलता है कि हमको ना रेडियस भी बता दो। तो रेडियस तो हम निकाल ही चुके हैं ना, ये जो OA, OB, OC ये सब निकाला, ये सब क्या था, रेडियस ही तो था। तो रेडियस कितना हो गया, 65 रूट के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे हो गया कंप्लीट। समझ में आपको आ रही होगी, है ना। तो चलो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब क्या बोलता है ना कि जो डी जो पॉइंट है, सेकेंड पार्ट में इसका बोलता है गिवन द पॉइंट्स डी एंड ई, चेक वेदर डी एंड ई लाइज विद इन द सर्कल और ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल के। तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि ये मान लो डी होगा और यहां कहीं पे ई होगा। ये फिक्स पॉइंट नहीं है कि बाहर ही है, मैं बस लिख दिया हूं। ठीक है, और मैं ओडी निकाल लेता हूं। अगर ओडी रेडियस से छोटा आ गया, इसका मतलब है विद इन द सर्कल है। रेडियस के बराबर आ गया, इसका मतलब ऑन द सर्कल। और रेडियस से बड़ा आ गया, मतलब आउटसाइड द सर्कल। तो मैं ओडी निकाल रहा हूं, चलो निकालते हैं। ओडी जो है वो कैसा आएगा, तो डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, तो -5 - 0 लिखोगे और यहां पे क्या लिखोगे, तो 6 - 0 कितना आ जाता है, 5 5 जा 25 और ये हो गया 36। इसका रूट कितना आता है, 6 5 11 1 और यहां पे 61। ठीक है, तो √61 आ रहा है और पता है रेडियस कितना था, √65। मतलब ये जो डी पॉइंट है ना, ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। ठीक है, यहां पे कहीं पे है। तो हम क्या बोलेंगे कि डी इज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल के। चलो अब ना मैं निकाल लेता हूं OE। OE अगर हमको निकाल लिए, फिर से देखेंगे कि रेडियस से बड़ा आया, छोटा आया, कि रेडियस के ही बराबर आया। तो E का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, तो हम क्या बोलेंगे, 0 माइनस ओरिजिन वाला बात 0। अगला क्या बोलोगे, तो 9 माइनस अगेन ओरिजिन पे y वाला हिस्सा तो 0 होता है। तो ये कितना आ गया, √81। अब √81 बड़ा होगा √65 से, तो हम क्या बोलेंगे कि E इज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। अरे आउटसाइड रहेगा तब ना ये बड़ा हो गया। जैसे मान लो E अगर बाहर है तब क्या होगा, रेडियस से बड़ा आ जाएगा ना। तो रेडियस कितना था, √65 और OE क्या आ रहा है कि √81। ठीक है, तो √81 तो बड़ा हुआ, मतलब ये सर्कल के बाहर चला गया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड ABC ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल पहले बना लेते हैं और इसके मिड पॉइंट के बारे में बोला हुआ है। मिड पॉइंट कितना है, DEF। ओके, तो ये है सपोज D, ये है E और ये F है। ठीक है, DEF और D का ना कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, DEF का ये है 5, 1
ये वाला है 6,5 और ये है 0,3। बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ए बी सी। ओके, तो ए बी सी कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करनी है। तो मान लिया कि ए वाला जो कोऑर्डिनेट है ना वो है x1 y1, बी जो है ना वो है x2 y2 और सी जो है वो है x3 y3। ठीक है, ध्यान से देखना, बड़ा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताओ, अगर डी मिड पॉइंट है, यहां पे दिख रहा है आपको ये डी मिड पॉइंट है अगर, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है? तो हम बोलेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आता है? ये आता है 5। सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आता है? 1। तो यहां से आप x1 प्लस x2 निकाल सकते हो, कितना आता है? 10। इसको रख लेते हैं अपने पास। ये आ गया y1 प्लस y2, ये आता है 2। इसको भी अपन रख लेते हैं। फिर मैं इन दोनों को b और c को यूज कर रहा हूं, ठीक है, मिड पॉइंट के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि b का कोऑर्डिनेट कितना होता था? x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 0। मतलब x2 प्लस x3 कितना है? 0। ये आ गया अपना थर्ड इक्वेशन। मैं यहां पे अब निकाल रहा हूं कि y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 होता है 3। मतलब यहां पे आ गया y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। ये अपना आ गया फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब AC को यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, AC अगर यूज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 होता है 6। मतलब x1 प्लस x3 होता है कितना? 12। और ये अपना आ गया फिफ्थ इक्वेशन। और यहां पे मैं लिख रहा हूं कि y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? ये रहा, देखो यहां पे ये 5। सो यहां से कितना मिल जाएगा ना? y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। ये अपना आ गया छठा इक्वेशन। यहां तक क्लियर है? अब देखो यहां पे 3 इक्वेशन और 3 अननोन को यूज करके क्या मैं फाइंड कर सकता हूं? देखो यहां पे, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं ना कि x1 इज इक्वल टू निकाल रहा हूं पहला वाला को यूज करके कि x1 इज इक्वल टू 10 माइनस x2 लिख सकता हूं। देखो तो यहां से ध्यान से, ये वाला मैंने यहां लिखा है। अब ये जो है ना, इसको मैं थर्ड और फोर्थ में पुट कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा? देखो यहां पे थर्ड क्या था? x2 और x3 इज इक्वल टू 0 था। तो ठीक है, x2 और x3 0 है और मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये एज इट इज रहने दो। अब मैं यहां पे यूज कर रहा हूं पांचवा वाले इक्वेशन को। पांचवा में क्या था? देखो कि x1 प्लस x3 कितना है? 12। तो आप यहां से x1 की वैल्यू क्या पुट करने वाले हो? 10 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना? 12। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जगह चाहिए होगा। तो यहां आ गया माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। ये अपना आ गया इक्वेशन। और ये भी एक इक्वेशन है। कहां गया ये? इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं। ये है अपना 7वां इक्वेशन, ये है अपना 8वां इक्वेशन। इन दोनों को यूज सॉल्व कर सकते हैं। देखो तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना था? 12। यहां पे है नो, x2 प्लस x3 कितना है? 0। ठीक है, ये वाला यूज कर रहा हूं मैं, थर्ड और 7 यूज कर रहा हूं। 7 नहीं, थर्ड और 8। तो यहां पे आ गया माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना है? 2। दिख रहा है ना आपको कौन कौन यूज कर रहा हूं? रुक जा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, नहीं तो कंफ्यूजन बना रह जाएगा, है ना। ये मैं यूज कर रहा हूं ये वाला इक्वेशन, और कौन सा यूज कर रहा हूं मैं? ये वाला इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को यूज कर रहा हूं। तो कितना आ जाएगा? देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे बचेगा 2x3 इज इक्वल टू 2। सो x3 इज इक्वल टू कितना आ गया? देखो 1। अगर x3 आपको मिल चुका है तो देखो x3 के साथ तो बहुत सारे रिलेशन थे, जैसे x1 और x2, नहीं x1 और x3 है ना। यहां पे देखो लिखा हुआ x1 प्लस x3 था कितना? 12। तो x3 अगर 1 है तो x1 कितना आ जाएगा? x1 आ जाएगा 11। तो यहां लिख देता हूं x1 इज इक्वल टू 12 माइनस 1 जो कि होता है 11। तो x1 जहां पे लिखा है ना मैंने, वहां पे अब मैं इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूं, यहां डायग्राम में वैल्यू पुट कर देता हूं। तो ये आ गया 11। अभी y1 नहीं निकाला है इसलिए जगह छोड़ देता हूं। ठीक है, यहां तक x1 आ गया। और क्या मिल गया था? x3 देखो कहां पे? यहां पे।
ये कितना आ गया है 1 कॉमा अभी नहीं पता। अच्छा 1 मिल गया, 3 मिल गया, तो क्या 2 भी मिल सकता है? 2 के लिए क्या करें, कौन सा ले लें, ये पहला वाला इक्वेशन, ये दिख रहा है ये वाला। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था 10, ये दिया हुआ था 10। तो x1 की वैल्यू तो 11 है, तो 11 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, सो x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो x2 जहां पे लिखा है ना मैंने, वहां पे लिख देता हूं -1। ठीक है, अब सारे y की बारी है। ठीक है, तो y को भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा जगह खिसका लेता हूं मैं। अब देखो यहां से ना y निकाल रहा हूं मैं, तो अपने पास 3 इक्वेशन है, किसको किसको यूज करूं मैं, जैसे यहां पे पेन चेंज कर लेते हैं, अब मैं लाल यूज कर लेता हूं। तो यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं कि देखो इसको यूज करके मैं क्या बोल रहा हूं कि y1 इज इक्वल टू 2 माइनस y2। अब ये वाली वैल्यू ना मैं इसमें जाके पुट करने वाला हूं। अच्छा इसको तो करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसमें पुट कर रहा हूं, इसमें। तो क्या आ जाएगा देखो, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 10 था, तो मैं y1 की जगह पे 2 माइनस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10 लिखने वाला हूं। सो यहां पे कितना आ गया y2 और यहां पे y3 इज इक्वल टू 8। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको मैं मान लो बना लिया 7वां, और ये क्या था चौथा, तो चौथा और 7वां को यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, यूजिंग कौन कौन सा, 4th एंड 7th इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा देखो, 4th में आ गया y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6 है, और यहां पे क्या है -y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे आ जाएगा 2y3 इज इक्वल टू 14। ठीक है, 8 और 6 14 होता है, तो y3 इज इक्वल टू कितना आ गया 7, 2 डिवाइड में चला गया। तो y3 अगर आपको मिल गया तो क्या मैं y1 निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 10 था, तो y3 अगर आपको मिल चुका है 7, तो यहां पे क्या आ गया, y1 इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस 7 जो कि होता है 3। ठीक है, y1 भी मिल चुका, यहां लिख देते हैं y1 कितना आ गया 3। और किसकी बारी, अब है y2 की बारी। तो एक इक्वेशन देखो अपने पास है कि y2 प्लस y3 इज इक्वल टू होता है 6, तो y3 तो अपने को पता है 7, तो यहां से ना y2 मिलने वाला है, y2 कितना हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू -1। अगर आपको ये सब मिल चुके हैं, y1 कितना है 3 -1 और 7, 3 -1 एंड 7, चलो पुट कर देते हैं 3 -1 एंड 7, 3 यहां पे -1 और यहां पे 7। तो ये सब ना अपने इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया, ए कोऑर्डिनेट फाइंड किया भाई, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आसानी से ये चीज हो गई है, बट लिखना बहुत पड़ा। तो एक एक करके ना सब आराम से देखो, वीडियो को आगे पीछे करके आप जब लिखोगे सॉल्व करोगे, कहीं अटक गए तो फिर से दोबारा देख लेना। ठीक है, लेकिन अभी इसको सॉल्व करो, अगर नहीं सॉल्व करोगे ना तो ये देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ है ना कि एक शहर है और उससे 2 मेन रोड जो है ना शहर के बीचों बीच आके कट करते हैं। समझ रहे हो क्या हुआ, जैसे मैं ना यहां पे लेके चलता हूं ग्राफ पे। ठीक है, ये रहा, तो ये पूरा शहर था। ठीक है, इतना बड़ा सा ये क्या है, सिटी है। ठीक है, ये इतना बड़ा सा पूरा सिटी है, समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा ज्यादा मार्क नहीं कर रहा हूं, ये रहा अपना। तो ऐसे बड़ा सा सिटी है और 2 मेन रोड आके यहाँ पे एक तो नॉर्थ साउथ से आ रहा है और एक ईस्ट वेस्ट से आ रहा है। देखो नॉर्थ साउथ को भी मैंने लिख रखा है ना यहाँ पे, नॉर्थ, और नीचे की तरफ क्या है साउथ। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से ना ये रोड्स आ रहे हैं। थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसको। अब क्या हुआ, बोलता है कि दोनों ये जो मेन रोड्स है ना उसके पैरेलल में 10 रोड्स बने हुए हैं। जैसे देखो यहां से देखो लेके चलते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे लेके चलते हैं। ये हो गया रोड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पे 10, और इधर भी ना रोड बने हुए हैं। तो यहां से मैं लेके चलता हूं कि दिस इज 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और यहां पे 10 बोला हुआ था ये सब क्वेश्चन में कि दोनों जो मेन रोड है ना उसके पैरेलल में 10 रोड्स बने हुए हैं शहर के अंदर ही, ठीक है। और क्या बोला हुआ है देखो, यहां पे आते हैं, और हर एक रोड जो है ना वो 200 मीटर अपार्ट है, मतलब 1 सेंटीमीटर को आप 200 मीटर समझ लेना, ठीक है, ग्राफ के ऊपर। तो देखो मैंने यहाँ पे जो 1-1 सेंटीमीटर लिया है ना उसको लिख भी दिया है कि दैट 1-1 सेंटीमीटर हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा है देखो स्केल में कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ओके, ठीक है यहां तक। और क्या बोला है भाई, अब क्या बोलता है ना कि जो रोड के जो इंटरैक्शंस हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन है जो रोड के, जैसे नॉर्थ साउथ से जो 5वां रोड आया, नॉर्थ साउथ से जो 5वां रोड आया है और ईस्ट वेस्ट से जो दूसरा रोड आया है, सही हूं ना मैं? नहीं, क्या बोला हुआ है कि जो दूसरा रोड आया है नॉर्थ साउथ से और 5वां रोड आया है ईस्ट वेस्ट से। कहां है देखो दूसरा रोड जो कि नॉर्थ साउथ से आया है, ये रहा, ये वाला है ना, और 5वां रोड जो आया है ईस्ट वेस्ट से, दोनों का जो इंटरैक्शन है इसको उन्होंने क्या बोला है, उसको उन्होंने बोला है 5,2 कि 2,5 देख लेते हैं एक बार, उसको उन्होंने बोला है 2,5, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं 2,5, ठीक है। नॉर्मली हम लोग एक्स एक्सिस को पहले लिखते थे, बट उन्होंने ऐसा नियम यहां पे बोला है कि ऐसे आपको बनाना है, तो हमने बना लिया, ओके। अब क्या बोला है देखो, बोलता है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड एज 4,3। 4,3 मतलब चौथा आना चाहिए नॉर्थ साउथ से और तीसरा आना चाहिए किधर से, ईस्ट वेस्ट से। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन, 4,3। ऐसे कितने इंटरेक्शंस हो सकते हैं, ऑब्वियसली एक ही होगा, है ना, क्योंकि सबके तो नंबर सिस्टम अलग है। तो हम क्या बोलेंगे, ओनली 1। तो इसका आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूं कि ओनली 1, यहां पे आ गया ओनली 1। अगला क्या बोलता है कि 3,4 से कितने ऐसे पॉइंट्स बन सकते हैं। तो 3,4 पता है ना आपको, नॉर्थ साउथ से तीसरा होना चाहिए। तो नॉर्थ साउथ से तीसरा कौन सा होता है, देखो ये वाला, नॉर्थ साउथ से तीसरा और इधर से चौथा, ये पॉइंट क्या है अपना, 3,4, ठीक है। तो ऐसे कितने पॉइंट बन सकते हैं, ऑब्वियसली एक ही बन सकते हैं, क्योंकि हर गली का तो नाम लिखा हुआ है, हर स्ट्रीट का नंबरिंग किया हुआ है। तो हम यहां पे भी क्या बोलेंगे, ओनली 1, ओनली 1, ठीक है। तो केवल एक एक पॉइंट ही यहां पे बन सकते हैं, क्योंकि हर गली का जो है नाम रखा हुआ है 1 2 3 4 इस तरीके से। और यही तो हम लोग देखे हैं कार्टेशियन प्लेन में, है ना, कि कोई भी पॉइंट जो है ना उसका एक यूनिक एड्रेस है ना। तो उस जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ना उसका भी एक यूनिक एड्रेस है, मतलब 3,4 या 4,3। तो उससे हम केवल एक ही पॉइंट को दिखा सकते हैं, उसको एक ही पॉइंट को हम लोग रेफर कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों को क्या बोलता है कि एक कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले है जो रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इसका जो ओरिजिन है ना वो यहां पे है, देखो मैंने बना रखा है, यहां पे ओरिजिन है। और हम लोग को 2 सर्कल्स बनाने हैं। सर्कल्स कैसा होगा, तो बोलता है कि द स्क्रीन इज, अच्छा स्क्रीन के बारे में डायमेंशन दे रखा है कि 800 लंबाई है इसकी और 600 पिक्सल्स जो है वो उसकी हाइट है। बोलता है हमको सर्कुलर आइकॉन बनाने हैं जो रेडियस होगा 80 पिक्सल का और सेंटर उसका होगा 100 एंड 150 पे। तो देखो हमने यहाँ पे ना 100 और 150 वाला पॉइंट मार्क किया, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 250 से थोड़ा ज्यादा है और यहाँ पे 150 के आसपास का, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला था कि 150 और 100 का एक हम लोग को बनाना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ये बना रखा है। और दूसरा सर्कल कैसा बनाने के लिए बोला है कि बोलता है कि जिसका रेडियस होना चाहिए 100 पिक्सल और जिसका सेंटर होना चाहिए 250 और 230। तो हमने यहाँ पे बनाया देखो 230 और 250 का ये सेंटर। अब क्या पूछा है ना, बोलता है कि वेदर एनी पार्ट ऑफ द ईडर सर्कल आउटसाइड लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, क्या स्क्रीन के बाहर जा रहा है। जब आप इसको केयरफुली ड्रॉ करोगे ना तो देखोगे कि कुछ भी स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा है, सब कुछ स्क्रीन के अंदर बना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है।
अगला क्या पार्ट पूछता है, अगला पूछता है कि क्या दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जब आप ड्रॉ करोगे तो देखोगे कि 2 पॉइंट पे दोनों सर्कल आके इंटरसेक्ट करता है, P और Q पे। और ये इंटरसेक्ट कैसे करता है, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे ना, तो आप क्या कर लेना, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेना, ये दूरी ऐसे निकाल लेना, और देख लेना अगर मान लो इन दोनों के बीच की दूरी मान लो AB तुमने निकाला, AB पता है ना कैसे निकालोगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, और देखोगे कि AB जो है वो छोटा आ जाएगा किसका, रेडियस 1 और रेडियस 2 से। अगर दोनों के रेडियस से छोटा है इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, थोड़ा दब जाएगा एक दूसरे में, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आया कि ये दोनों सर्कल आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और हमने इंटरसेक्शन पॉइंट बना लिया। तो यही था आज का लेक्चर, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि प्लॉट द पॉइंट्स 2, 1, -1, 2, -2, -1 एंड 1, -2 इन द कार्टेशियन प्लेन, जो कि हमने यहां पे बना रखा है, कार्टेशियन प्लेन का भी बनाया हूं। और उसके बाद बोलता है कि इज ABCD स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। पहले पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। देखो 2, 1 कहां आएगा, देखो ये हो गया 1, ये हो गया अपना 2, और 1 कहां पे आएगा, देखो ये हो गया 1, तो 2, 1 यहां पे आ रहा है, दिस इज 2, 1। और क्या बोला है उन्होंने करने के लिए, हमको बोल रहा है -1, 2, -1 यहां पे आता होगा, ठीक है, -1, और 2 कहां पे आएगा, 2 तो यहीं आएगा भाई, यहां पे ये नहीं, ये हो गया 1 और यहां पे होता है 2, ठीक है। तो ये पॉइंट को क्या बोलेंगे अपना कि -1, 2। और एक पॉइंट बोला है, बोलता है कि -2, -1 पुट करो, तो -2 यहां पे होता है और -1 कहां पे होगा, यहां पे, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, -1 समझ रहे हो ना, यहां पे है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं क्या बोल रहा हूं कि दिस इज -2, -1, ओके। और एक पॉइंट बोलता है लोकेट करने के लिए जो है 1, -2, 1, -2, ठीक है, ये हो गया 1, -2। तो पहला पॉइंट क्या बोला था, 2, 1, तो 2 ले लिया और यहां पे 1। बोलता है क्या ये स्क्वायर है, तो सोच के देखते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया जो शेप है ABCD वाला। बोलता है क्या ये स्क्वायर है, स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, हमको देखना पड़ेगा कि सारे डिस्टेंसेज इक्वल होने चाहिए। तो मान लो ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट है, B कहां पे है, B -1 एंड 2, 2, 1 को A बोला है उन्होंने, हम लोग भी यहाँ पे A लिख देते हैं। B किसको बोला है भाई, B है -1, 2, ये हो गया C और यहां पे आ गया D। तो एक एक करके ना सारे डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो A ये वाला क्या था, -1, ये वाला B है, ठीक है, B। तो पहले AB निकाल लो, चलो। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ क्या होता है, -1, -2, समझ रहे हो ना फॉर्मूला क्या है, x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y2 -y2 का स्क्वायर, ठीक है, वही लिख रहा हूं मैं। यहां पे कितना लिखोगे, 2 -1 का स्क्वायर, कितना आता है ये आता है रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, और यहां पे आ गया 1 का स्क्वायर 1, जो कि होता है √10। AB मिल गया, तो एक काम करते हैं, अब AD निकाल लेते हैं। AD जो है वो कितना होता है, तो AD जो है वो होगा 2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 -2 मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर पूरे का रूट, ये कितना हो गया, √10। AD मिल गया। अब क्या करें, तो CD निकाल लेते हैं। CD इज इक्वल टू क्या होता है, तो CD इज इक्वल टू होगा अगेन वही कि -2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 +2 का स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, अगेन √10, ठीक है। सॉल्व करके देख लो। अब अगला कौन सा हम लोग कर रहे हैं, AB हो गया, AD हो गया, CD हो गया। अभी मैं BC निकाल लेता हूं। BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगेन देखो, तो आप क्या बोलोगे, -2 -1 मतलब +1 का स्क्वायर, और यहां पे कितना हो जाएगा, -1 -2 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये आ गया कितना, √10। तो चारों साइड्स तो इक्वल है, बट रुको थोड़ा सा, ये रोम्बस भी तो हो सकता है। तो स्क्वायर कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम डायगोनल्स का भी लेंथ निकालते हैं, और डायगोनल्स अगर आपस में इक्वल हो गए तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्क्वायर है। तो आप डायगोनल निकाल रहे हो, बीडी चलो निकालते हैं। तो बीडी का क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 -2, 2 -2 मतलब ऐसा। तो ये कितना आ गया, 4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये कितना आ गया, √20। ठीक है। अच्छा, अगर मैं AC भी निकाल लूं तो कंफर्म हो जाएगा। तो AC निकाल के देखते हैं, AC कितना आ गया, तो हम बोलेंगे 2 -2 मतलब 2 -2 मतलब क्या हो गया, 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 -1 मतलब 1 -1 मतलब +1 का स्क्वायर। ये कितना आ गया, 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4, अगेन ये कितना आ गया, √20। तो अब कंफर्म हो गया, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, लिख देते हैं कि सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल and diagonals are also equal, quadrilateral ABCD is a, तो क्या आ गया, quadrilateral ABCD is a square। ठीक है। तो यहां पे ये लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कहीं भी अगर आपको लगा कि ये चीज नहीं समझ में आ गई ना, तो कमेंट जरूर करना। मैं उस पे, हो सकता है कि मैं उस टाइप के टॉपिक्स पे सेपरेट एक और वीडियो लेके आऊं। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।